CFC, controlled foreign company, first point. If a company is overseas resident, है तो ये बाहर के मुल्क में, and it is controlled from UK, कंट्रोल का मतलब ब्रैकेट में लिखा है 50% प्लस होल्डिंग यूके वालों के पास हो, तो देन इट इज नोन एज CFC। तो एक डायग्राम बनाएं आप डेफिनेशन के नीचे अगर जगह है तो। एक है कंपनी एक्स, कंपनी वाई, मिस्टर जेड एंड JINC। INC का मतलब है जिसके साथ हो वो ओवरसीज कंपनी होती है, ठीक। इन सब की होल्डिंग है जी डाउनवर्ड कंपनी ए में, और ये कंपनी ए बाहर के मुल्क में है। कंपनी ए कहाँ है? ओवरसीज में। अच्छा जी, ये कंपनी एक्स, कंपनी वाई, मिस्टर जेड, ये कहाँ पे हैं? ये यूके के रेजिडेंट हैं। कंपनी एक्स की 30% मैं कहती हूँ होल्डिंग है नीचे कंपनी ए में, कंपनी वाई की 5% होल्डिंग है, मिस्टर जेड की है 35%। इन सब की मिला के ये जो यूके रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो मिस्टर यानी इंसान हो या कंपनी एक्स या वाई हो, इन तीनों की होल्डिंग 50% प्लस बनती है कंपनी ए में। यस मैम, जल्दी से बता दें। बिल्कुल, यूके यस वालों यस। का कंट्रोल आ चुका है ना ओवरसीज कंपनी ए का, तो इसका मतलब है ये जो कंपनी ए है ये क्या है? CFC कंपनी। क्यों? क्योंकि ये है तो बाहर के मुल्क में, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यूके के रेजिडेंट्स। रेजिडेंट में कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। डन। चलो जी नेक्स्ट। HMRC require a commercial justification from shareholder of that company residing in the UK that why they are operating overseas। टैक्स वाले पूछेंगे नहीं बाहर के मुल्क में क्यों ऑपरेट कर रहे हो, अपना मुल्क में क्या खराबी है जो बाहर के मुल्क में कारोबार कर रहे हो। जैसे आजकल नवाज शरीफ बेचारे से पूछते हैं कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों में उसके बिजनेस है ना, ठीक। तो अगर तो आप जब कमर्शियल यूके के जो रेजिडेंट हैं वो कमर्शियल जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके ज्यादा कस्टमर फॉर एग्जांपल दुबई में हैं, इसलिए हम कारोबार वहां करेंगे। लेकिन अगर तुम कमर्शियल जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते तो तीसरा पॉइंट तुम्हें सजा मिलेगी। If CFC does not have commercial justification for operating overseas, then CFC charge will apply of its owners residing in the UK। तो फिर वो जो यूके में कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी बाहर के मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, उनको CFC चार्ज यानी सजा मिलेगी। CFC चार्ज कितना देना पड़ेगा? तो फार्मूला देखें, प्रॉफिट ऑफ CFC। मैं इस फार्मूला को एक एग्जांपल के थ्रू पुट करूंगी। फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल देखें ना डायग्राम में, कंपनी ए क्या है? CFC कंपनी है बाहर के मुल्क में। मैं कहती हूँ जी ये फॉर एग्जांपल 300,000 के प्रॉफिट इस CFC कंपनी के हैं। अब मैं आपको CFC चार्ज बताऊंगी कंपनी एक्स कितना देगी, हम पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इस फार्मूला के तहत। तो आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है फार्मूला? प्रॉफिट ऑफ CFC। मेरी एग्जांपल में CFC के कितने प्रॉफिट हैं? मैम 300,000। के ऊपर लिख लो, मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप। कंपनी एक्स की कितनी होल्डिंग है ऑनरशिप परसेंटेज ये CFC कंपनी में? 30%। तो लगाओ जरा, 3 लाख का 30% कितना बनता है? इज इक्वल टू, जल्दी करें ना, बैठे ना रहा करें, इस तरह सिलेबस बहुत डिले हो जाता है, थक जाता है इंसान, पढ़ा पढ़ा के ज्यादा पढ़ा ही नहीं जाता। जल्दी जल्दी जवाब दिया करें। मैम 90,000। 90,000 को मैंने X1 का नाम दे दिया। अब अगली लाइन में देखो, X1 यानी 90,000 को मल्टीप्लाई कर दो यूके के टैक्स रेट, मैक्सिमम रेट जो आज चल रहा है, कितना आज कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? 19% है ना। तो लगाओ जरा 90 पे 19% टैक्स।
17,100. तो इसको कहते हैं CFC चार्ज जो कंपनी एक्स देगी। मतलब कहने का ये है कि कंपनी एक्स CFC चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक्स अपना पहले प्रॉफिट का हिस्सा जो बनेगा उसका, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स 19% दे देगी, जिसको कहते हैं CFC चार्ज। क्या ये मुश्किल बात है? अच्छा, फिर लेस हो रहा है DTR। अगर तो बाहर के मुल्क में भी कंपनी एक्स ने CFC जहाँ पे बनी हुई है वहां भी टैक्स दिया है और अब यूके वाले भी टैक्स ले रहे हैं, तो आपको DTR भी मिल जाएगा और माइनस करें तो नेट चार्ज आ जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल लिखें नोट्स पे। एक क्वेश्चन वैसे मैंने आपको भेजा है, चलो ये एक एग्जांपल बाद में कराती हूँ, थोड़ा सा आगे पढ़ा दूँ। बस अभी तक ये एग्जांपल की है हमने। आगे एक लाइन है, CFC चार्ज अप्लाई ऑन कंपनी विच ओन 25% आर मोर होल्डिंग इन CFC। वो कहता है CFC चार्ज बस सिर्फ कंपनीज देती हैं। इस सवाल में मिस्टर एक्स भी था ना, मिस्टर जेड, सॉरी, हमारे एग्जांपल में मिस्टर जेड चार्ज क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ कंपनीज के लिए क्यों है कि वो चार्ज देंगी? और वो ऐसी कंपनी जिनकी होल्डिंग CFC में 25% या उससे ज्यादा होगी, 25 से कम वाली भी नहीं देगी CFC चार्ज। सिर्फ वो कंपनी देगी जिसकी होल्डिंग कितनी होगी CFC में, 25% प्लस होगी। बस, ना इंडिविजुअल देगा ना 25 से कम वाली देगी। क्यों? तो आगे हेडिंग है, व्हाई CFC चार्ज अप्लाई ऑन कंपनीज। इंडिविजुअल क्यों नहीं देगा? तो पहली लाइन, CFC चार्ज डज नॉट अप्लाई ऑन इंडिविजुअल बिकॉज दे पे टैक्स ऑन डिविडेंड्स इनकम रिसीव फ्रॉम CFC। देखो ना, इंडिविजुअल को तो CFC कंपनी से प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में मिलेगा ना, और ऑलरेडी हम डिविडेंड जो हमें इंडिविजुअल को मिलते हैं, हम तो उस पे डिविडेंड पे इनकम टैक्स नहीं दे देते, है ना? क्या कंपनी Yes. डिविडेंड पे टैक्स देती है? No. नहीं, इसलिए कंपनी CFC चार्ज देगी। हम इंडिविजुअल डिविडेंड पे इनकम टैक्स तो दे चुके। अगली लाइन में लिखा है, इन केस ऑफ कंपनीज डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट। सिर्फ इंडिविजुअल इनकम टैक्स देते हैं डिविडेंड इनकम पे, कंपनीज के लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट होते हैं। और अगली तीसरी लाइन है, CFC चार्ज डू नॉट अप्लाई इफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इन CFC इज लेस देन 25%। जिनकी 25 से कम होल्डिंग है जिस कंपनी की CFC में, वो भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि एज इन्फ्लुएंस इज वेरी लो, हमारे पास तो इन्फ्लुएंस ही नहीं है ना, 25 से कम ओनरशिप जो है, हम तो डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं रखती, इसलिए हम भी चार्ज नहीं देंगे। चलो अब एक क्वेश्चन लिखें कि कंपनी M इज ओवरसीज रेजिडेंट owned in following structure. कंपनी A की इसमें ऑनरशिप है 40%, कंपनी B की 10%, मिस्टर Z की, मिस्टर X कर लो, की 25% और ZINC की 25%। अगली लाइन पे लिखो, ओवरसीज प्रॉफिट्स were 95,000 pound and overseas टैक्स, जहाँ पे CFC कंपनी है उस मुल्क का टैक्स रेट है 4%। आपसे मेरी रिक्वायरमेंट है CFC चार्ज कैलकुलेट करें। पहले तो डिसाइड करो इस सवाल में CFC चार्ज कौन देगा। कंपनी A देगी? Yes. Yes. और कंपनी B? No. नो, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कम है। मिस्टर X? No. क्योंकि वो तो डिविडेंड की शक्ल में इनकम टैक्स दे चुका था। और ZINC तो वैसे बाहर के मुल्क में है ना, वो क्यों देगी? वो तो यूके रेजिडेंट सिर्फ देते हैं, ये भी नहीं देगा। तो कंपनी A फिर कितना CFC चार्ज देगी? उसका फार्मूला है कि CFC के प्रॉफिट कितने थे, CFC प्रॉफिट्स 95,000, उस पे परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप CFC कंपनी A का राइट कितना बनता है इन प्रॉफिट्स पे, 40%। तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा कंपनी A का है,
ये करेगा 95 इंटू 40 38,000 के प्रॉफिट बनते हैं। अब इन प्रॉफिट पे कितना टैक्स रेट यूके का लगाएगी? 19%। तो आप जरा CFC चार्ज बता देंगे कितना आ रहा है? 7220. ये जो CFC चार्ज है ये कम हो जाएगा बाय द DTR। DTR क्यों मिल रहा है? क्योंकि बाहर के मुल्क में भी आपने टैक्स दिया है, अब यहाँ पे भी देंगे। तो लोअर ऑफ नंबर 1 यूके टैक्स ऑन दैट इनकम। आपने यूके में कितना टैक्स दिया है? 7220 का। और कंपनी ए ने ओवरसीज टैक्स ऑन दैट इनकम, बाहर के मुल्क में 38,000 उसके प्रॉफिट है और 4% टैक्स दे रही है। तो कितना? 1520। इन दोनों का लोअर ऑफ 1520 है। ये DTR मिल जाएगा और कम होके नेट चार्ज कितना बचेगा? 5,700. चलो जी, आसान टॉपिक, बस यही है, इसको और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ऑफ CFC। भाई CFC चार्ज नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? तो पहला नंबर 1, इफ ओवरसीज टैक्स इज 75% और मोर ऑफ यूके टैक्स। यूके टैक्स है कितना रेट यूके में? 19%। उसका जरा 75% लेना कितना बनता है? 14.25. अगर तो तुम बाहर के मुल्क में 14.25 दे आती तो फिर यूके में CFC चार्ज ना लगता। हमारे सवाल में कंपनी ए ने बाहर के मुल्क में कितना टैक्स दिया था? 4%. तो वो तो 14.25 से कम है ना, इसलिए दे रही थी चार्ज। अगर 14.25 एटलीस्ट देती तो फिर चार्ज ना लगता। फिर कब नहीं लगेगा? दूसरा, CFC चार्ज फॉर द फर्स्ट टाइम अराइज हुआ एंड कंपनी कमिट्स दैट दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर, देन फर्स्ट ईयर इज एग्जेम्प्ट। देखो, पहली दफा चार्ज लग गया। अब कंपनी अगर बाद में कोई कमर्शियल जस्टिफिकेशन दे देती है कि ऑपरेट क्यों कर रही थी बाहर, तो फिर तो पहले साल जो चार्ज लगेगा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा, कंपनी इज इन अ कंट्री विद विच यूके हैज ट्रीटी। CFC उस मुल्क में है जिसके साथ यूके की दोस्ती है, ट्रीटी है, तब भी चार्ज नहीं लगेगा। फोर्थ, ओवरसीज कंपनी प्रॉफिट्स आर लेस देन 5 लाख सच दैट नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट इज लेस देन 50,000। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि ट्रेडिंग के अलावा बाकी सब कुछ, है ना? जी। ट्रेडिंग के अलावा कंपनी के और क्या होते हैं प्रॉफिट्स? सॉरी, अदर इनकम्स प्लस गेन्स। लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख लो क्या क्या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट में ट्रेडिंग के अलावा कौन कौन सी इनकम प्लस गेन सब कुछ आएगा फिर तो आप खुद से लिखें इनकम्स एंड गेन्स भी तो होंगे ना। तो कहने का क्या मकसद है कि कंपनी के अगर बाहर के मुल्क में प्रॉफिट जो CFC है उसके 5 लाख हों से तक हों या उससे कम, और उन 5 लाख में नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी इनकम प्लस गेन 50,000 से कम हो, तो फिर भी CFC चार्ज नहीं लगेगा। ये थ्योरी के तौर पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और कब नहीं लगता कि ओवरसीज कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 10% हो अगर, तब भी CFC चार्ज नहीं लगेगा। बस ये 5 बातें। कब नहीं लगता? जब बाहर के मुल्क का जो हम टैक्स दे के आ रहे हैं वह यूके के टैक्स का 75% एटलीस्ट अगर दे के आ रहे हैं, फिर तो नहीं लगेगा। फिर पहली दफा चार्ज अराइज हुआ और फिर कंपनी ने अगर कमर्शियल जस्टिफिकेशन दे दी तो पहली दफा चार्ज जो अराइज होगा वो भी एग्जेम्प्ट। फिर अगर हमारी CFC कंपनी जिस मुल्क में है उसके साथ यूके की ट्रीटी है, दोस्ती है, तब भी नहीं लगेगा। या फिर बाहर जहाँ CFC कंपनी है उसके प्रॉफिट
5 लाख से कम है और उसमें नॉन ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग के अलावा बाकी सारी इनकम एंड गेन्स 50,000 से कम हो ट्रेडिंग इनकम के अलावा, तब भी नहीं लगेगा। और अगर सीएफसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना हो 10% से कम, तब भी नहीं लगेगा। ये टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक का नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। आप इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करती है? बिजनेस को ग्रो करने के लिए, न्यू इनोवेशंस। बिल्कुल। या कोई मतलब रिसर्च डेवलपमेंट अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई जा रही है तो उस पे भी हो सकता है ना? एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए भी हम कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना भी कंपनी का खर्चा आता है वो उसके बारे में अब हम पढ़ने लगे हैं। तो लिखा है एनी आउटफ्लो यानी कोई भी खर्चा जो R&D पे आया है विच इज रिगार्डेड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गैप विल बी ट्रीटेड एज R&D फॉर टैक्स पर्पस। तो उसको हम टैक्स के पर्पस के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अगले पॉइंट, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटफ्लो आर डिवाइडेड इन 2 हेड्स फॉर टैक्स पर्पस। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा विच हैज अ लाइफ मोर देन 1 ईयर इज रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर कर दें इसको। ऐसी चीज आपने खरीदी है कंपनी ने कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सेप्ट नंबर 1 लैंड। लैंड कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यों? लिखा हुआ है लैंड इज नॉट R&D आउटफ्लो बिकॉज इट कैन नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो लैंड जो होगी कंपनी जरूरी तो नहीं स्पेसिफिकली लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही उसने खरीदी हो, है ना? लैंड तो ओवरऑल खर्चा होता है ना जिसपे बाकी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी। तो लैंड अगर पेपर में आ जाए कि भाई लैंड का खर्चा हुआ है तो कभी भी वो R&D के लिए कंसीडर नहीं होगा, इग्नोर कर देना, उसको कंसीडर ही नहीं करना। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज रिगार्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑन इट एडिशनल रिलीफ इज गिवन। अभी आगे पढ़ेंगे भी सही एडिशनल रिलीफ इस पे क्या मिलता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलीफ अगली हेडिंग है। भाई अगर जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया है उस पर रिलीफ क्या मिलेगा? तो लिखा है इन द ईयर ऑफ आउटफ्लो, जिस साल ये खर्चा हुआ 100% अलाउड एक्सपेंस इज गिवन फ्रॉम ट्रेडिंग P&L फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कंपनी ने, मैं कहती हूँ 70,000 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका वो 100 का 100% एज एन अलाउड एक्सपेंस अपनी ट्रेडिंग P&L में से डिडक्ट कर देगी। कंपनी की जब ट्रेडिंग प्रॉफिट कम होंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स कम नहीं हो जाएगा? तो ये रिलीफ है ना, एक्सपेंस। अच्छा दूसरा, बट व्हेन द एसेट विल बी सोल्ड, खरीदने पे जो हम ट्रेडिंग P&L में उसको कंसीडर कर रहे हैं तो बेचने पे जब हम बेचेंगे तब भी कंसीडर होगा। तो होल प्रोसीड विल बी चार्ज इन ट्रेडिंग P&L। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग, प्लांट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट वगैरह, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये सारा 100% अलाउड एक्सपेंस है। कंपनी अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को कम कर देगी जिससे कॉर्पोरेशन टैक्स सेव होगा। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें लिखा है एनी आउटफ्लो विच इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिगार्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नहीं है ऑब्वियसली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर, लेबर चार्जेस, लेबर जैसे कोई साइंटिस्ट वगैरह हायर किया होगा। फिर कंज्यूमेबल, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर इस कंज्यूम हो रहे होंगे। ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस पे रिलीफ क्या है? पहला है जनरल रिलीफ, 100% अलाउड एक्सपेंस मिलेगा। ऊपर भी था ना 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी अलाउड एक्सपेंस मिलता है, रेवेन्यू पे भी 100% अलाउड एक्सपेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा रिलीफ भी एक गिवन है,
एडिशनल रिलीफ इज आल्सो अवेलेबल। कितना? 130% फॉर एसएमईज। सिर्फ एसएमईज को, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज होंगी, उनको एडिशनल रिलीफ मिलता है 130। तो मैं ये कह सकती हूँ, मुझे ये बताएं, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हो तो 100% अलाउड एक्सपेंस उधर भी मिल रहा है, रेवेन्यू पे भी 100 मिल रहा है, एडिशनल कहाँ पे मिल रहा है? रेवेन्यू पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे? रेवेन्यू पे। हाँ, और वो भी किसको? लार्ज कंपनी को या एसएमई को? एसएमईज को। एसएमईज। 100% अलाउड एक्सपेंस उधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल रिलीफ सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे है, और वो भी एसएमईज को मिलता है 130%। अच्छा, उधर भी 100 अलाउड एक्सपेंस है, इधर भी अलाउड एक्सपेंस 100 है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल रिलीफ है 130 रेवेन्यू को। टैक्स वाले जब कोई रिलीफ देते हैं तो साथ क्या रखते हैं? कंडीशन। कंडीशन। आपके ख्याल में कंडीशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे होनी चाहिए या कैपिटल, सॉरी, एडिशनल रिलीफ के लिए होनी चाहिए या जनरल रिलीफ के लिए? एडिशनल के लिए। एडिशनल ना, जनरल तो इधर भी मिल रहा है 100%, कैपिटल में भी मिल रहा है 100%। जहां पे एडिशनल मिल रहा है ना, बस उसी के ऊपर कंडीशन लगेगी। और कंडीशंस क्या है? लिखा हुआ है एडिशनल रिलीफ कंडीशंस। पहली, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर मस्ट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे मिलता है एडिशनल रिलीफ, ये तो आपको पता है। दूसरा, R&D इज फॉर ट्रेड पर्पस या फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर। ये जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, किस मकसद के लिए है? ट्रेड पर्पस या एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए। एम्प्लॉयज वेलफेयर क्या होगी? एम्प्लॉय सेफ्टी। उनकी ट्रेनिंग वगैरह, जिस तरह आप कह सकते हो, के लिए खर्चा जो है। ठीक। तीसरा, एक्सपेंडिचर मस्ट बी क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग पे मिलता है ये जो एडिशनल रिलीफ है। क्वालिफाइंग एक्सपेंस कौन सा है? तो अगली लाइन में लिखा है क्वालिफाइंग में, नंबर 1 स्टाफ कॉस्ट, कंज्यूमेबल यानी वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, ये कंज्यूमेबल है ना। तीसरा, सॉफ्टवेयर, आउटसोर्स स्टाफ कॉस्ट, के स्टाफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आउटसोर्स कंपनी ने अगर कर लिया, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा एडिशनल रिलीफ के लिए। और फिफ्थ है, इफ स्टाफ कॉस्ट इनकर्ड बाय अनकनेक्टेड कंपनी देन 65% कॉस्ट विल क्वालिफाई फॉर द रिलीफ, यानी एडिशनल रिलीफ के लिए। अनकनेक्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें एक कंपनी की दूसरी कंपनी में 50 से कम होल्डिंग हो। अगर अनकनेक्टेड कंपनी ने स्टाफ हायर करके दिया है और फॉर एग्जांपल उसकी फीस है 10,000, उस 10,000 का कितने परसेंट क्वालिफाई करेगा एडिशनल रिलीफ के लिए? 65%, यानी 6500। तो अगर एसएमई है तो कितना एडिशनल रिलीफ मिलेगा इस पे? 130%। तो कितना बनता है रिलीफ? जी बताएं। 6500 इंटू 130, 8,450। चलो जी। Right. नेक्स्ट, ये तो क्वालिफाइंग एक्सपेंस थे, स्टाफ कॉस्ट, कंज्यूमेबल, सॉफ्टवेयर, आउटसोर्स स्टाफ कॉस्ट। और ऐसा स्टाफ जो अनकनेक्टेड कंपनी की तरफ से हायर हुआ है, उसकी कॉस्ट का 65% क्वालिफाई करेगा फॉर द एडिशनल रिलीफ। ये क्वालिफाइंग है फॉर एडिशनल रिलीफ। तो नॉन क्वालिफाइंग कौन से खर्चे होंगे फिर? तो लिखा हुआ है नॉन क्वालिफाइंग में, एनी आउटफ्लो विच इज नॉट क्वालिफाइंग, यानी जो क्वालिफाइंग ऊपर वाले नहीं है, उनके अलावा अगर कोई खर्चा है तो वो नॉन क्वालिफाइंग है, जो एडिशनल रिलीफ के लिए क्वालिफाई नहीं करता।
तो कौन से हैं? पहला है एडमिन सपोर्ट, एडमिन ओवरऑल खर्चा है ना, मार्केट रिसर्च हो सकता है कोई खर्चा किया हो, सब्सिडाइज्ड रिसर्च यानी गवर्नमेंट फाइनेंस, और आउटसोर्स रिसर्च। तो ये सब क्या है? नॉन क्वालिफाइंग, यानी इन पे एडिशनल रिलीफ नहीं मिलता। तो अब तक अगर मैं समरी बनाऊं इस पूरी की, तो मैंने आपको अब तक क्या पढ़ाया है कि आउटफ्लो दो तरह का है R&D पे। एक को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू के आगे टू टाइप्स हैं, क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग। अब 100% जनरल रिलीफ तो सब पे मिल रहा है ना, 100 जनरल तो सब पे मिलता है। आप मुझे बताएं एडिशनल रिलीफ किस हेड के नीचे लिखूं? क्वालिफाइंग में, रेवेन्यू में, यहाँ पे प्लस एडिशनल रिलीफ सिर्फ इधर मिलता है। तो जनरल सब पे, एडिशनल सिर्फ रेवेन्यू के क्वालिफाइंग पे। मैंने आपको क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी कुछ, उसमें आप एक क्वेश्चन फाइंड करें। ये पहली लिस्ट है ना जहाँ पे शैली पीएलसी वाला क्वेश्चन है, पहला पहला, उसके आखिरी दो सवाल देखें, कंपनी एक्स और कंपनी जे हैं आपके पास? जी देखो जरा, कंपनी एक्स स्पेंड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन R&D। पहला, स्टाफ सैलरी 14,000। मुझे ये बताओ, जनरल तो सब पे मिल रहा है ना 100%, क्या इस पे एडिशनल प्लस मिलेगा स्टाफ कॉस्ट पे? एडिशनल रिलीफ मिलेगा इस पे स्टाफ सैलरी पे? यस, क्वालिफाइंग है। बिल्कुल। तो इसमें जनरल प्लस एडिशनल दोनों। दूसरा है सॉफ्टवेयर, जनरल प्लस एडिशनल या खाली जनरल? जनरल फॉलोइंग एडिशन। दोनों। लैंड, लैंड तो इग्नोर कर दो। एडमिन सपोर्ट, जनरल प्लस एडिशनल या खाली जनरल? जनरल, सिर्फ जनरल। मार्केट रिसर्च, सिर्फ जनरल, हाँ जी। और आखिरी है मटेरियल, दोनों मिलेंगे। दोनों। और आपकी रिक्वायरमेंट है R&D रिलीफ। बताएं इस कंपनी इज SME। तो इस सवाल में ये कंपनी एक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कोई था नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है, इनटू 100 तो 0 रिलीफ। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरल तो सबको मिलता है, जनरल रिलीफ 100%। जनरल रिलीफ किस किस पे? स्टाफ सैलरी है एक 14,000, फिर सॉफ्टवेयर 27,000, एडमिन सपोर्ट 12, मार्केट रिसर्च 7,000, मटेरियल 19,000। इन सबको ऐड किया तो ये बनते हैं 79,000। इस पे तो 100% जनरल रिलीफ मिला, इज इक्वल टू 79,000। फिर एडिशनल रिलीफ किस किस पे मिलना है? एडिशनल रिलीफ तो वो है स्टाफ सैलरी 14,000, सॉफ्टवेयर 27,000 का, मटेरियल 19,000, ये सारा मिला के 60,000। इस पे 130, SME को 130% मिलता है तो कितना हुआ? 78। तो अब टोटल अलाउड एक्सपेंस कितना बन गया?
टोटल अलाउड एक्सपेंस 157, और ये एक्सपेंस कंपनी कहाँ से माइनस कर देगी? अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। ठीक, तो ये रिलीफ है ना। अगर कॉर्पोरेशन टैक्स सेविंग, अगर एग्जामिनर का सेविंग बताएं तो कितनी आएगी? 157 पे कितने % कंपनी को टैक्स सेविंग आएगी? जल्दी बताएं। कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट कितना होता है? 19%। लगाओ जरा 157 के खर्चे पे 19%, कितना सेव हो गया टैक्स कंपनी को? 29830। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी जे स्पेंड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन R&W लिख दिया, ये डी है। लैब इक्विपमेंट जनरल प्लस एडिशनल या खाली जनरल? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जनरल। बिल्डिंग जनरल एडिशनल या खाली जनरल? जनरल। आगे लैंड एक्सक्लूड इग्नोर। लैंड पे नहीं मिलेगा। एजेंसी स्टाफ कॉस्ट दोनों। दोनों। एडमिन सपोर्ट जनरल। जनरल। और मटेरियल दोनों। और रिक्वायरमेंट है R&D रिलीफ बताएं इफ कंपनी इज लार्ज। लार्ज कंपनी को मिलता है एडिशनल रिलीफ? नो, एडिशनल नहीं मिलता। इसका मतलब है बस लैंड को निकाल के बाकी सारे ऐड करो तो वो सारा तुम्हारा 100% जनरल रिलीफ है। ठीक, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखें जी अपने नोट्स पे। आगे है टैक्स क्रेडिट फॉर लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी को टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। टैक्स क्रेडिट का मतलब है रिफंड, यानी कैश, पैसा मिलना। आज पैसे की जरूरत है ना, पैसे की तो जरूरत होती नहीं है कैश की। कौन चाहता है कि कैश अभी ना आए? तो कंपनी को एक रिलीफ ये भी मिल रहा है कि कंपनी को टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी पैसा, कैश। कब मिलता है ये रिफंड? तो लिखा है 12% टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल एंड ट्रीटेड एज इनकम। जब कंपनी, लार्ज कंपनी जो है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है तो उसको एक और रिलीफ दिया जाता है जिसका नाम है 12% टैक्स क्रेडिट, यानी पैसा मिल जाना, रिफंड। और ये जो पैसा आएगा, कैश है ना, मिल रहा है रिफंड, इसको क्या ट्रीट करेगी कंपनी? एज इनकम। इनकम है ना, तो इनकम ट्रीट करके कॉर्पोरेशन टैक्स उस पर लगा देगी। कॉर्पोरेशन टैक्स विल बी चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन बाद में यही क्या हो जाएगा? टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? रिफंड हो जाएगा आपको वापस। तो पहले क्या करो, इनकम मान के कॉर्पोरेशन टैक्स लगाएगी, बाद में वही पैसा रिफंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा रीड करें, अगले पेज पे। कंपनी एक्स के नाम से है जिसके प्रॉफिट 2300,000। Company X is a large company having profits of 2.3 million पढ़ें। before R&D outflows of 45,000 qualifying expenses. Compute corporation tax assuming all beneficial claims are made. यानी लार्ज कंपनी को क्या बेनिफिशियल क्लेम मिलता है? टैक्स क्रेडिट ही मिलता है ना, 12%। तो जब कंपनी R&D पे खर्चा लार्ज कंपनी करती है तो उसको बेनिफिशियल क्लेम ये कर सकती है कि उसको 12% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कंपनी के ऑलरेडी ट्रेडिंग प्रॉफिट हैं कितने? 2300,000। अब इसमें से लेस कर देगी अलाउड एक्सपेंस, प्रॉफिट को कम कर देते हैं एज एन अलाउड एक्सपेंस। R&D पे जनरल रिलीफ तो मिलता ही मिलता है ना। कितना खर्चा किया आपने R&D पे?
45,000, उसका 100% जनरल रिलीफ मिल गया। ये 45,000 ही है ना? 40 Yes, जी माइनस कर दो, प्रॉफिट को कम कर देता है। साथ ही टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कितना? 45,000 के R&D पे 12%। करो जरा कितना बनता है? $5,400. ये एज अ इनकम ट्रीट करेगी ना, इनकम है ना, कैश आया जेब में, इनकम मानो। आप टोटल कर लो इन सब का, टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं कंपनी का। नहीं आ रहा कुछ भी। $2,260,400. 2,260,400. यानी 20 2,260,400. 2,260,400. अच्छा, ये आपके टैक्सेबल प्रॉफिट हैं कंपनी के। इस पे लगाओ 19% कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कितना टैक्स पेएबल आ गया? सीटी पेएबल मैम 429,476. अब वो जो टैक्स क्रेडिट इनकम मानी थी, टैक्स क्रेडिट का मतलब है अब वो वापस टैक्स वाले रिफंड कर देंगे। तो टैक्स क्रेडिट मींस रिफंड ले लो। कितना दिया था? 5400। तो अब कितना बाकी नेट पेमेंट जाके करेगी कंपनी? कॉर्पोरेशन टैक्स